हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन का फर्स्ट पार्ट। और ये मूवी 2008 में रिलीज हुई। मूवी के स्टार्टिंग में हमें अफगानिस्तान दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें यूएस आर्मी दिखाई जाती है और वो यहाँ पे इंतजार कर रही होती है एक आर्म्स डीलर का। उसी टाइम वहाँ पे अब एंट्री होती है टोनी स्टार्क। और टोनी स्टार्क जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, यूएस का सबसे अमीर आदमी है। और टोनी स्टार्क अब वो आकर के यहाँ यूएस आर्मी के लोगों से बात करता है। उसी टाइम हमें वहाँ पे एक मिसाइल दिखाई जाती है जिसका नाम जेरिको होता है। और ये मिसाइल टोनी स्टार्क ने ही बनाई होती है। ये एक बहुत ज़्यादा ही पावर मिसाइल होती है। इसके एक अटैक से पूरा देश तबाह हो सकता है। और फिर टोनी स्टार्क यूएस आर्मी से डील करके अपने वापस घर जा रहा होता है। टोनी स्टार्क के साथ कुछ सोल्जर्स भी होते हैं। ये लोग अब रास्ते में जा रहे होते हैं। उसी बीच अब कुछ टेररिस्ट होते हैं जो इनकी गाड़ी पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने सोल्जर्स होते हैं वो सभी मर जाते हैं। लेकिन वहीं पे अब टोनी स्टार्क जो अपनी जान बचा करके वहाँ से भागने लगता है। उसी टाइम टोनी स्टार्क के पास उसकी खुद की कंपनी के एक मिसाइल, जिसका यानी कि स्टार्क इंडस्ट्री का एक मिसाइल उसके पास आकर के गिर जाता है। और टोनी अब उसी मिसाइल से बचने के लिए दो जब भाग रहा होता है, लेकिन तब तक कि वो मिसाइल पड़ जाती है और उससे टोनी स्टार्क काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर हमें उसके 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें टोनी स्टार्क को दिखाते हैं और ऐसे एक असेंबली होती है जहाँ पे टोनी स्टार्क को नॉमिनेट किया जा रहा होता है आर्म्स डीलर ऑफ द ईयर के लिए। और वहाँ भी पता चलता है कि टोनी स्टार्क की डैड हॉवर्ड स्टार्क ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्टार्क इंडस्ट्रीज की स्टार्टिंग की थी, जहाँ पर वो लोग आर्म्स डीलिंग और पूरी पब्लिक के लिए काफी नए नए एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। अब उसी असेंबली में टोनी स्टार्क नहीं शामिल होता है, लेकिन वहाँ पे अब हॉवर्ड स्टार्क के जो साथी यानी कि जो हॉवर्ड स्टार्क का दोस्त था वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी वजह से वो टोनी स्टार्क का अवार्ड खुद ले लेता है। फिर हम जेम्स रूट को भी देख पाते हैं, बट जेम्स रूट टोनी स्टार्क के अंकल को वो अवार्ड नहीं देने देता है। जिसके बाद अब हम टोनी स्टार्क को देखते हैं और वो एक क्लब में होता है। टोनी स्टार्क काफी ज्यादा अय्याश होता है, इसी वजह से वो उस क्लब में जुए खेल रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पे अब जेम्स रूट आते हैं और वो अब टोनी स्टार्क को उनका अवार्ड देते हैं। बट वहीं पे टोनी स्टार्क जो इस अवार्ड को लेने से मना करता है और कहता है कि मेरे पास इस अवार्ड को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। बट उसी टाइम हम वहाँ पे एक रिपोर्टर को आते हुए देखते हैं और वो टोनी स्टार्क का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। जिसके बाद वो टोनी स्टार्क से कहती है कि आप ये जो वेपन्स का बिजनेस कर रहे हैं ये आपका बिजनेस ठीक रहेगा, ये किसी भी काम नहीं आएगा। और टोनी स्टार्क अपने जवाब में ये कहता है कि हो ना हो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिसके यहाँ पे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा, और फिर जब हमारे हाथों में वेपन्स नहीं होंगे तो फिर हम अपनी पूरी जनता को कैसे बचाएंगे। इसीलिए हमें वेपन्स की ज्यादा जरूरत है और मेरा बिजनेस सही है। इसी के साथ टोनी स्टार्क और उस रिपोर्टर में काफी सारी बातें होती हैं और टोनी स्टार्क अब उस रिपोर्टर को अपने घर लेके जाता है। रिपोर्टर और टोनी स्टार्क दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जब सुबह टोनी स्टार्क की नींद खुलती है तब उसके पास उसकी असिस्टेंट पेपर पॉट आती है। पेपर पॉट अब टोनी स्टार्क को बताती है कि सर आज आपकी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, आपको अफगानिस्तान के लिए जाना है और आपका पर्सनल जेट आपका इंतजार कर रहा है। टोनी स्टार्क रेडी होता है और अपने वो पर्सनल जेट के लिए निकल जाता है, जहाँ पे जेम्स भी होता है। और टोनी स्टार्क और जेम्स दोनों मिल करके अब अफगानिस्तान में मीटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट डे में। हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो उस मिसाइल की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है, वो हॉस्पिटल में होता है। और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि उसके सीने से कुछ तार जुड़े होते हैं और वो तार बैटरी से जुड़े होते हैं और वो बैटरी स्टोरी को जिंदा रख रही होती है। और ये चीज देख करके टोनी स्टार्क अब खड़ा होता है और वहीं पे पास में येनसेन खड़ा होता है। टोनी स्टार्क अब येनसेन से जाकर के कहता है कि कुछ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है। तब येनसेन टोनी स्टार्क को बताता है कि इससे पहले आपको एक बहुत बड़ी मिसाइल आके लगी थी, जिसकी वजह से आपके शरीर में काफी सारे छर्रे घुस गए हैं और उन छर्रों को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है और वो निकल भी नहीं रहे थे। इसी वजह से मैंने एक बैटरी को लगा करके उसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाई है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उन छर्रों को तुम्हारे दिल के पास जाने से रोकने में मदद करेगी। और अगर तुम्हारे अंदर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाएगा तो फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसी वजह से हम ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। उसी टाइम हम देखते हैं टेररिस्ट एक लीडर की एंट्री होती है और अब वो लीडर आकर के टोनी स्टार्क से मिलता है और उससे कहता है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया है और हम तुम्हें तब तक के नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुम हमें जेरिको मिसाइल बना के नहीं दोगे। हमें जेरिको मिसाइल चाहिए यूएस पर ब्लास्ट करने के लिए। अब टोनी स्टार्क टेररिस्ट के लीडर को मना कर देता है और कहता है मैं तुम जैसे आतंकवादियों के लिए जेरिको मिसाइल नहीं बनाऊंगा। टेररिस्ट का लीडर टोनी स्टार्क को बाहर लेके आता है और वो
दिखाता है कि देखो तुम्हारी इंडस्ट्री के बने हुए सारे वेपन्स मेरे पास हैं। तुम अपने इंडस्ट्री के सभी वेपन्स को यूएस आर्मी और बाकी लोगों को बेचते हो और वो लोग हमें आकर के इसे काफी महंगे दामों पर बेच के जाते हैं और इसीलिए हमें वो मिसाइल चाहिए। अब तुम हमें चारी को मिसाइल का दूसरा नमूना बना करके हमें दोगे और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम ऐसा जरूर करोगे और तभी हम तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकलने देंगे। अब दोबारा से टोनी स्टार्क उसे गुफा में आ जाता है और वो एंसन से बात करता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं। तब एंसन टोनी स्टार्क को बताते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये ठीक है एक पहाड़ियों के बीच में है और अगर जेम्स भी अगर आर्मी की सत्ता में ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा छुपी हुई है। इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं टेंटिंग्स। जिसके बाद टोनी स्टार्क और येंसिन दोनों अपनी फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं। तब टोनी येंसिन से कहता है कि कुछ भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। तब येंसिन टोनी से कहता है कि तो क्यों ना हम दोनों मिलकर के एक ऐसा सूट बनाए जिसपे गोलियों का कोई भी असर ना हो और उससे हम लोग बच के यहाँ से भाग सकते हैं। हम लोग अपनी फैमिली से भी मिल सकते हैं और ये आइडिया टोनी स्टार्क को भी अच्छा लगता है। जिसके बाद येंसिन और टोनी स्टार्क दोनों मिलकर के सूट पे काम करने लगते हैं। वहीं पे टोनी स्टार्क अपनी सभी मिसाइल में से एक पेंडेलियम नाम का मेटल निकालता है और वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आर्किटेक्टर को पावर देने के लिए। और आर्किटेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी मशीन को काफ़ी देर तक पावर देने का काम करती है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो टोनी के सीने में लगी हुई है वो बैटरी की मदद से चलती है और बैटरी ज़्यादा देर टोनी स्टार्क को पावर नहीं दे सकती है। इसी वजह से टोनी स्टार्क अब आर्किटेक्टर पे काम करने लगता है। इसके बाद टोनी स्टार्क सभी मिसाइलों को ओपन करता है जिसमें से उसे 1.5 ग्राम पैलेडियम मिलता है। लेकिन टोनी को उस आर्किटेक्टर को कंप्लीट करने के लिए 1.6 ग्राम पैलेडियम चाहिए होता है। इसी वजह से येंसिन अब टेररिस्ट के लीडर के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि हमें मिसाइल बनाने के लिए और भी कुछ सामानें चाहिए होंगी। जो लीडर होता है वो येंसिन की बात मान करके और भी काफ़ी सारी सामानें टोनी स्टार्क को ला करके देता है और फिर फाइनली टोनी स्टार्क अब आर्किटेक्टर कंप्लीट कर लेता है और इस चीज़ की खबर टेररिस्ट को भी लग जाती है। लेकिन टेररिस्ट ये नहीं समझ पाते हैं कि वो लोग किस चीज़ को बना रहे हैं। फिर हमें टोनी स्टार्क और येंसिन को दिखाते हैं। अब ये दोनों एक सूट का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। टोनी स्टार्क येंसिन से कहता है कि हमें ऐसा ही सूट बनाना है और ये आर्किटेक्टर इस सूट को पावर देगा। दोनों और ये दोनों मिलकर के फाइनली अब उस सूट को बना लेते हैं। उसी टाइम अब टेररिस्ट को भी पता चल जाता है कि इन लोगों ने एक सूट बनाया है यहाँ से भागने के लिए। जिसके बाद टेररिस्ट टोनी स्टार्क को मारने के लिए वहाँ पे आ रहे होते हैं बट उसी टाइम यहाँ पे येंसिन आ जाता है और वो उन टेररिस्ट के ऊपर फायरिंग करने लगता है। वहीं टोनी स्टार्क उस सूट को पहन करके उसे और भी ज़्यादा टाइम मिल जाता है उस सूट की पावर को बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ येंसिन जो टेररिस्ट से फाइट कर रहा होता है उसे सभी टेररिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देते हैं और ये चीज़ देख कर के टोनी स्टार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो सभी टेररिस्ट को अपने सूट की मदद से सभी को वहीं पे जान से मार देता है। टोनी स्टार्क उस गुफा से बाहर आता है। बाहर इंडस्ट्री की काफ़ी सारे वेपन्स पड़े होते हैं। वो उन सभी को जला करके भाग जाता है और काफ़ी दूर आकर के एक रेगिस्तान में गिरता है। यहाँ पे टोनी जब अपने सूट से बाहर आता है तब वो देखता है कि उसका सूट अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है जिसे उसने मार्क पर नाम दिया होता है। अब वो बिना सूट की मदद से ही उस रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगता है। तब तक कि वहाँ पे जेम्स के साथ पूरी यूएस आर्मी आ गई होती है टोनी स्टार्क को लेने के लिए। अब ये लोग टोनी स्टार्क को अपने प्लेन में बैठा करके वहाँ से निकल जाते हैं कैलिफोर्निया के लिए। कैलिफोर्निया आकर के टोनी स्टार्क का एक बॉडीगार्ड दिखाते हैं जिसका नाम हैप्पी ह्यूगन होता है। टोनी स्टार्क अपने बॉडीगार्ड हैप्पी ह्यूगन से कहता है कि फटाफट से प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराओ। अब हैप्पी ह्यूगन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराता है जहाँ पे अब सभी लोग टोनी स्टार्क का स्वागत करते हैं। वहाँ अब काफ़ी सारे रिपोर्टर्स होते हैं। वो सभी अब टोनी स्टार्क से पूछ रहे होते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ था। तब टोनी सभी लोगों को बताता है कि अफगानिस्तान में मेरे ऊपर अटैक हुआ था, वो भी टेररिस्ट ने किया था, वो भी मेरे इंडस्ट्री से बने हुए वेपन से ही। साथ ही टोनी स्टार्क सभी को ये भी बताता है कि अब उसकी इंडस्ट्री में जितने आर्म्स डीलिंग का काम होता था वो भी अब मैं बंद कर रहा हूँ। टोनी और स्टार्क इंडस्ट्री में जितने भी वेपन्स बनते थे अब वो नहीं बनेंगे। ये चीज सुन करके वहाँ पे एक स्टैंड होता है जो आकर के टोनी स्टार्क से कहता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। और वो अब सभी लोगों से कहता है कि टोनी स्टार्क के ऊपर अफगानिस्तान में जो अटैक हुआ है उससे टोनी स्टार्क काफी ज्यादा सदमे में आ गया है। इसी वजह से वो ऐसा सब कुछ बोल रहा है। मैं खुद टोनी स्टार्क से बात करके आज सभी लोगों को बताऊंगा। जिसके बाद वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करा देता है। इस टाइम जाकर के टोनी स्टार्क से बात करता है और उससे पूछता है कि आखिर अफगानिस्तान में क्या हुआ था और तुम अफगानिस्तान से कैसे जिंदा भाग के आए हो और तुम्हारी जान कैसे बची, ये सब कुछ मुझे बताओ। जिसके बाद टोनी स्टार्क स्टैन से कहता है कि अफगानिस्तान में मेरे ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया था
और फिर उन्होंने मुझे बंदी बनाया था। बंदी बनाने के बाद उन्होंने मुझसे जेरिको मिसाइल बनाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने जेरिको मिसाइल नहीं बनाई और फिर मैंने एक आयरन सूट बना करके वहाँ से जान में जा करके आया हूँ। और अपने आयरन सूट को पावर देने के लिए मैंने वहाँ पे एक आर्किटेक्टर बनाया, जिसके बाद टोनी स्टार्क स्टैन को एक आर्किटेक्टर दिखाता है। स्टैन जो आर्किटेक्टर देख कर भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो टोनी स्टार्क से कहता है कि ये जो तुमने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमें इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। लेकिन टोनी स्टार्क स्टैन की बातों से एग्री नहीं करता है और वो वहाँ से चला जाता है। और टोनी अब अपने लैब में आता है, जहाँ पे वो काफी सारी वेपन्स को बनाया करता था और वो काफी ज्यादा अमीर होता है। इसी वजह से वो अपने आर्किटेक्टर को और भी ज्यादा इन्हेंस करता है। इन्हेंस करने के बाद अब वो हर कैरेक्टर को अपनी बॉडी में फिट करने के लिए सोचता है। जिस अपनी बॉडी में हर कैरेक्टर को फिट करने के लिए वो अपने पास पेपर पॉट को बुलाता है। पेपर पॉट अब आकर के टोनी स्टार्क के सीने में से उस पुराने आर्ट कैरेक्टर को निकाल करके उसकी जगह जो नया आर्ट कैरेक्टर को फिट कर देती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें अब आतंकियों को, उन टेररिस्ट को दिखाया जाता है जिनको अब रेगिस्तान से टोनी स्टार्क के बने हुए मार्क 1 सूट का कुछ टुकड़ा मिलता है। फिर हमें अगेन से सीन शिफ्ट करते हैं टोनी स्टार्क की लैब में, जहाँ पे टोनी अब अपने एक नए सूट पे काम कर रहा होता है और उस सूट का नाम वो मार्क 2 देता है। अब फाइनली टोनी स्टार्क का दूसरा मार्क सूट तैयार हो जाता है और उसे पहन के वो अब अपने लैब में घूम रहा होता है। अब टोनी अपने मार्क 2 सूट की कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए वो अपने घर से आसमान की तरफ निकल जाता है। यहाँ पे टोनी स्टार्क अपने सूट की कैपेसिटी को पता लगा रहा होता है। अब क्योंकि टोनी को अपने मार्क 2 की कैपेसिटी का पता लगाना होता है, इसी वजह से वो अपने एआई जिसका नाम जारविस होता है, वो अब जारविस से कहता है कि मार्क 2 सूट में फुल पावर एक्टिवेट कर दो। ये सूट जितना ऊपर जा सकता है उतने ऊंचाई पे मुझे जाने दो। जिसके बाद टोनी स्टार्क अपने सूट की वजह से काफी 81,000 फीट ऊंचा चला जाता है। इतने ऊंचे जाने के बाद से टोनी स्टार्क का जो मार्क 2 सूट होता है उसके ऊपर बर्फ जमने लगती है और बर्फ जमने की वजह से टोनी स्टार्क का मार्क 2 सूट अब काम करना बंद कर देता है। फिर वो धरती की तरफ वापस आने लगता है, लेकिन अब वहीं पे टोनी स्टार्क अपने सूट की ऊपर से सारी बर्फ को हटा देता है और फिर अगेन से मार्क 2 एक्टिवेट हो जाता है। टोनी स्टार्क मार्क 2 की टेस्टिंग करके वापस से अपने घर आ जाता है और जब वो अपने घर में आता है और फिर टोनी स्टार्क देखता है कि उसके पास में एक टेबल रखी होती है जिसपे पेपर पॉट ने इसके लिए एक गिफ्ट रखा होता है। जिसके बाद टोनी स्टार्क उस गिफ्ट को ओपन करता है और वो देखता है कि पेपर पॉट ने जो सीने से पुराना कैरेक्टर निकाला था उसे उसने एकदम अच्छे से पैक करके रख दिया है और उसमें लिखा होता है कि टोनी स्टार्क के पास भी एक दिल है। ये देख करके टोनी को काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये गिफ्ट देख करके टोनी स्टार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद टोनी स्टार्क अपने लैब में अगेन से मार्क 2 शूट पे वर्क कर रहा होता है। उसे अब पता होता है कि काफी ऊंचाई पे जाने के बाद मार्क 2 के ऊपर बर्फ जमने लगती है, इसी वजह से उसे और ज्यादा इन्हेंस करना होगा। टोनी स्टार्क अपने सूट को बनाने के लिए गोल्ड और प्लैटिनम का यूज करता है ताकि अगर मार्क 2 काफी ऊंचे जाता है तो फिर उस पर बर्फ ना जमे। जिसके बाद अब टोनी स्टार्क मार्क 2 को काफी ज्यादा इन्हेंस कर लेता है। फिर वहीं पे अब टीवी पे न्यूज आ रही होती है और उसमें बताया जाता है कि स्टैन अपने घर में एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहा है, लेकिन उस पार्टी में उसने टोनी स्टार्क को इनवाइट नहीं किया है। ये चीज देखने के बाद टोनी स्टार्क अब बिना बुलाए स्टैन के पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ पे पेपर पॉट भी मौजूद होती है, जो टोनी स्टार्क और पेपर पॉट आपस में मिलकर के कुछ बात करते हैं। फिर वहाँ पे अब वो रिपोर्टर भी आ जाती है और वो रिपोर्टर टोनी स्टार्क को बताती है कि जब अफगानिस्तान में तुमने जेरिको मिसाइल को भेजा था, अब वैसे ही सेम मिसाइल अफगानिस्तान के कुछ गाँव में देखी गई है। तो इस वक्त की टोनी स्टार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अब रिपोर्टर से कहता है कि मैंने जेरिको मिसाइल को अफगानिस्तान में भेजा था, लेकिन मैंने अफगानिस्तान के गांव में इस मिसाइल को नहीं भेजा था, तो फिर ये मिसाइल अफगानिस्तान के गांव में कैसे आ गई। और इसी वजह से टोनी स्टार्क का पूरा शक अब स्टैन के ऊपर जाता है और वो कहता है कि कोना हो ये काम स्टैन का ही है। अब टोनी स्टार्क स्टैन के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने मेरी जेरिको मिसाइल को अफगानिस्तान के आतंकवादियों को क्यों भेजा। तब स्टैन टोनी स्टार्क से कहता है कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और मैं बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये चीज़ सुनकर के टोनी स्टार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने घर आता है। घर में आकर के वो न्यूज़ देख रहा होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि अफगानिस्तान के गोलीमीरा गाँव में आदमियों को इकट्ठा किया जा रहा है और औरतों और बच्चों को मारा जा रहा है। ये चीज़ देख करके टोनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने सूट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है, उनमें काफ़ी सारे वेपन्स भी वो ऐड कर देता है और इसी के साथ टोनी स्टार्क एक अपना नया मार्क 3 सूट को तैयार करता है और फिर वो अपने मार्क 3 सूट को पहन करके टोनी स्टार्क अब अफगानिस्तान की गोलीमीरा गाँव में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो अब सभी आतंकियों को मार देता है और फिर टोनी स्टार्क वहाँ से निकलने लगता है। बट उसे याद आता है कि अभी भी
जेरिको मिसाइल है उन आतंकियों के कब्जे में है। टोनी स्टार्क के पास एक मिसाइल होती है जिसे वो अब उन सभी आतंकियों के ऊपर छोड़ देता है। साथ ही वहाँ पे जितनी भी मिसाइलें होती हैं वो सभी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस सब चीज़ों की खबर अब एडवर्ड एयरफोर्स में लग जाती है और अब वो लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा प्लेन है जिसने इतना बड़ा धमाका किया है। और फिर उन्हें सैटेलाइट की मदद से ये पता लग जाता है कि ये एक छोटा सा प्लेन है जो इस इलाके में घुस गया है। और वो सभी अब उस छोटे से प्लेन का पता लगाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें अब उस छोटे से प्लेन को दिखाते हैं जो छोटा प्लेन नहीं, जबकि वो हमारा टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन होता है। टोनी स्टार्क का सूट काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिसके बाद टोनी स्टार्क अपने दोस्त को कॉल लगाता है और उसे बोलता है कि वो छोटा सा प्लेन और कोई नहीं जबकि मैं ही हूँ, तो तुम प्लीज़ अपने दोस्तों को वहीं पीछे से हटा दो। अब जेम्स से सारी बातें समझ जाता है और वो अपने एयरफोर्स के दोस्तों को फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि प्लेन किसी दुश्मन के दुश्मन का होगा और उसने हमारे दुश्मन को ख़त्म करके अब वापस जा रहा है, तो फिर तुम लोग वहाँ पे मत जाओ, वहाँ से वापस आ जाओ। जेम्स की बातें सुनने के बाद सभी पायलट प्लेन को वापस ले लेते हैं और वो लोग अब टोनी स्टार का पीछा करना छोड़ देते हैं। तो फिर हमें नेक्स्ट वीक का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और सभी रिपोर्टर जेम्स से अफगानिस्तान के ऊपर हुए हमले के बारे में पूछ रहे होते हैं। जेम्स बताता है कि दो दुश्मनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई थी और जब ये खबर स्टैन को पता लगती है तब उसको ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन उसे मारने के पीछे पड़ा हुआ है। इसी वजह से अब स्टैन सीधे ट्रेंडिंग के पास जाता है और उसे देख करके कहता है कि आखिर वो दुश्मन कौन था जिसने तुम्हें अफगानिस्तान में हमला किया है। तब ट्रेंडिंग स्टैन को बताता है कि वो और कोई नहीं जबकि टोनी स्टार्क ही था। टोनी स्टार्क के सूट है जिसकी मदद से उसने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और अब वो हम लोग को मार करके वो तुम्हारे पीछे पड़ने वाला है, वो तुम्हें भी जान से मार डालेगा। इसी वजह से अब स्टैन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वहाँ पे ट्रेनिंग जो स्टैन से कहता है कि अगर तुम टोनी स्टार्क से बचना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास टोनी स्टार्क के द्वारा बना हुआ Mark 1 सूट, तो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें वो सूट दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अच्छी खासी कीमत देनी होगी। और ये चीज़ सुनकर के स्टैन जो अब टेंडेन को धोखा दे देता है और वो अब टेंडेन को मार करके वहाँ से Mark 1 सूट को लेकर के भाग जाता है। और वहीं दूसरी जगह में अब टोनी स्टार्क को दिखाते हैं जिसे अब ये पता लग जाता है कि उन सभी आतंकियों के पीछे स्टैन का हाथ था, स्टैन ने ही सब कुछ करवाया है। इसी वजह से टोनी स्टार्क का पेपर बॉट से स्टैन के कंप्यूटर से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है और कहता है कि अगर स्टैन के पास हमारी कंपनी की कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो फिर वो हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों को भेज देगा, जिससे कि पूरे देश में बहुत बड़ी तबाही होगी। और पेपर बॉट जो अब टोनी स्टार्क की बात मान करके सीधे स्टैन के ऑफिस से पहुंच जाती है। वो अब स्टैन की कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाती है और सारे डाटा को ट्रांसफर करने लगती है। उसी में से उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जिसमें उसे पता चल जाता है कि स्टैन ने ही आतंकियों से कहा होता है टोनी स्टार्क को मारने के लिए। पेपर बॉट अब वो सारे फाइल्स को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और अब वो जैसे इस पेन ड्राइव को लेकर वहाँ से जा रही होती है उसी टाइम वहाँ पे अब स्टैन आ जाता है। अब पेपर बॉट स्टैन को अपनी बातों में फंसा करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद स्टैन अपने कंप्यूटर को ओपन करता है और उसे पता लगता है कि पेपर बॉट यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके जा चुकी है। पेपर बॉट जा रही होती है, उसी समय उसे एक एजेंट मिलता है जिसका नाम फिल कॉल्सन होता है। फिल कॉल्सन अब पेपर बॉट से कहता है कि हमें टोनी स्टार्क से मिलना है, हमें उनका इंटरव्यू लेना है, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे उनका इंटरव्यू लेने में। वहाँ पे पेपर बॉट जिसे पता होता है कि स्टैन उसके ऊपर नजर रख रहा है और उसे वो यहाँ से नहीं निकलने देगा। इसी वजह से वो अब फिल कॉल्सन से कहती है कि हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी, हमारे लिए काम करना होगा, हमें जल्द से जल्द टोनी स्टार्क के पास पहुंचना होगा, तो आप हमें लेकर के चलिए। अब पेपर बॉट फिल कॉल्सन की मदद से उस कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं अब स्टैन जिसको ये पता होता है कि अब उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पे अब कभी भी टोनी स्टार्क आ सकता है और वो मुझे जान से मार डालेगा। जिसके बाद स्टैन अपने साइंटिस्ट से जाकर के मिलता है और उनसे कहता है कि आपके एक आर्किटेक्टर में काम कर रहे थे, क्या वो आर्किटेक्टर बन के अभी तैयार हो गया है। तब वो साइंटिस्ट स्टैन से कहता है कि नहीं, अभी वो आर्किटेक्टर नहीं बना है, उसे बनने में थोड़ा टाइम है। तब स्टैन अपने साइंटिस्ट से कहता है कि टोनी स्टार्क ने उस आर्किटेक्टर को एक गुफा में रह करके बना दिया था। तब वो साइंटिस्ट स्टैन से कहता है कि हम टोनी स्टार्क नहीं है। ये चीज सुनकर के स्टैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब स्टैन सीधे टोनी स्टार्क के घर पहुंच जाता है। स्टैन के पास एक वेपन होता है जिससे कि वो टोनी स्टार्क के ऊपर अटैक करता है और उस अटैक से टोनी स्टार्क थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। फिर स्टैन टोनी स्टार्क के सीने में लगे हुए आर्किटेक्टर को निकाल के ले जाता है और टोनी स्टार्क के सीने से आर्किटेक्टर निकलने की वजह से टोनी स्टार्क धीरे धीरे करके मरने लगता है। बट वो कोशिश करके अपने लैब में पहुंचता है। वहां से वो अब दूसरे आर्किटेक्टर को उठाता है जो उसे पेपर बॉट ने गिफ्ट के तौर पे दिया होता है। वो उसे लगा करके अब अपने आयरन मैन सूट को पहन लेता है
और उसे पहन करके सीधे स्टार के पास पहुंच जाता है। वहां हमें दूसरी तरफ स्टार को दिखाते हैं जिसने अब टोनी स्टार के द्वारा बनाए हुए मार्कर सूट के डिजाइन से एक नया सूट बना लिया होता है और उस सूट को वो नाम देता है आयरन मॉन्गर। अब यहाँ पे टोनी स्टार भी पहुंच जाता है और स्टैन जो अब आयरन मॉन्गर के अंदर उस रिएक्टर को फिट कर देता है जिससे कि अब आयरन मॉन्गर भी एक्टिवेट हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे आयरन मैन और आयरन मॉन्गर के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है और ये दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। ये दोनों अब लड़ते लड़ते रोड की तरफ भी आ जाते हैं। यहाँ पे आयरन मैन के ऊपर आयरन मॉन्गर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। तब यहाँ पे टोनी स्टार समझ जाता है कि आयरन मॉन्गर को मैं अपनी पावर से नहीं हरा सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये चालाकी गोली करनी होगी। जिसके बाद टोनी स्टार को ये पता होता है कि काफी ऊंचाई पे जाने के बाद से सूट पे बर्फ जम जाती है इसी और बर्फ जमने की वजह से वो सूट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद आयरन मैन अब सीधी ऊंचाई पे जाने लगता है आसमान की तरफ और आयरन मॉन्गर जो अब आयरन मैन का पीछा करते करते हुए उस आसमान में पहुंच जाता है। काफी ऊंचाई पे जाने के बाद आयरन मॉन्गर पे बर्फ जमनी शुरू हो जाती है और ये आयरन मॉन्गर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होकर के नीचे गिरने लगता है। पर थोड़ी देर बाद आयरन मॉन्गर अगेन से एक्टिवेट होता है, मैन के ऊपर अटैक करने लगता है जहाँ पे अगेन से हमें आयरन मैन और आयरन मॉन्गर की एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है और ये दोनों अब लड़ते लड़ते सीधे लैब की छत पे आके गिरते हैं। यहाँ पे टोनी स्टार्क अब पेपर पॉट को कॉल करता है और उसे कहता है कि इस और रिएक्टर की पावर को फुल मोड पे एक्टिवेट कर दो और इस चीज का पूरा अक्षर आयरन मॉन्गर के ऊपर जाएगा। टोनी स्टार्क ये चीज बोल करके वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पे पेपर पॉट जो अब आर्किटेक्टर की फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है। आर्किटेक्टर फुल पावर पे एक्टिवेट होने की वजह से आर्किटेक्टर में से एक वेव निकलती है और उस वेव की चपेट में आयरन मॉन्गर आ जाता है। उसके बाद आयरन मॉन्गर की वहीं पे मौत हो जाती है। अब हम नेक्स्ट का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब टोनी स्टार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। यहाँ पे अब सभी रिपोर्टर्स टोनी स्टार से काफी ज्यादा सवाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे टोनी स्टार अपनी इस अच्छाई सभी को बता देता है और कहता है कि मैं ही आयरन मैन हूँ। जिसके बाद हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे अब टोनी स्टार के घर में निक फ्यूरी को दिखाया जाता है और वो टोनी से मिलने के लिए आए होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।